हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत फेमस है मशीन लर्निंग के यूनिवर्स में। हम लोग ग्रेडियंट बूस्टिंग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि आप जल्दी से ग्रेडियंट बूस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, सो दैट इज व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो ग्रेडियंट बूस्टिंग एक बूस्टिंग एल्गोरिदम है। हमने इसके पहले एक और बूस्टिंग एल्गोरिदम के बारे में बात की थी, एडाबूस्ट, और ये उससे भी बढ़िया परफॉर्म करता है। सो मशीन लर्निंग में आप कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, अप्रोच करने जा रहे हो, तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आप जरूर ट्राई करना चाहोगे, बिकॉज ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इनफैक्ट इसका एक और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होता है जिसको हम एक्सजी बूस्ट बोलते हैं, जिसने कैगल पे बहुत लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जिताए हैं। सो हमारा आइडिया ये है कि हम पूरे डीप में इस एल्गोरिदम को पढ़ेंगे, बोथ रिग्रेशन एज वेल एज इन क्लासिफिकेशन सेटिंग। पहले हम लोग रिग्रेशन को अप्रोच करेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा सिंपल है, बट हम लोग क्लासिफिकेशन भी अच्छे से पढ़ेंगे। अलोंग द वे हम लोग इसके पीछे का मैथ्स भी समझेंगे और फिर इसका हाइपर पैरामीटर्स को भी समझ के उसका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट कुछ 6-7 वीडियोस होंगे। इस पॉइंट पे मैंने सारे शूट नहीं किए हैं तो मुझे पता नहीं है, बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम ग्रेडियंट बूस्टिंग का जो कोर आइडिया है, जो इंट्यूशन है, वो हम समझेंगे। ठीक है, और वो भी रिग्रेशन के लिए। रिग्रेशन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन से थोड़ा इजी होता है रिग्रेशन जब आप ग्रेडियंट बूस्टिंग का बात कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज अ बूस्टिंग एल्गोरिदम। आपको ऑलरेडी पता है बूस्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है। बूस्टिंग एल्गोरिदम एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जहां पे आप छोटे छोटे मॉडल्स को जोड़ करके एक बड़ा मॉडल बनाते हो। और इसमें खासियत क्या होती है कि आपके जो छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं उनको आप सीक्वेंशली ऐड करते हो। सो पहले एक मॉडल आता है, वो डेटा के ऊपर ट्रेन होता है, फिर एक दूसरा मॉडल आता है, फिर से डेटा के ऊपर ट्रेन होता है, एंड सो ऑन। और फिर इन सबको बढ़ा के आप एक बड़ा मॉडल बनाते हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल स्टेज वाइज एडिशन। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है कि आप एक बार में आपका जो पहला मॉडल है वो डेटा के ऊपर जो गलतियां करता है, आप किसी तरीके से उन गलतियों को अगले मॉडल को बता देते हो कि देखो भाई, इस मॉडल ने कुछ गलतियां की हैं, अब तुमको इन गलतियों के ऊपर सुधार करना है या उन गलतियों से बचना है। एडाबूस्ट में आप ये काम कैसे करते हो? आपको अगर एडाबूस्ट आपने देखा होगा तो शायद आपको याद होगा कि वहां पर हम जिन भी पॉइंट्स पे हमारा एरर आ रहा होता है, जिन भी रोज में हमारा एरर आ रहा होता है, हम उन रोज का वेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, और फिर हम अप सैंपलिंग बोल के एक ट्रिक होता है वो यूज करते हैं, जिससे कि अगले स्टेज में अगला मॉडल जो होता है वो उन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और उन पॉइंट्स के ऊपर गलतियां कम करता है। ठीक है, और ऐसा आप कंटिन्यूअसली करते जाते हो और इवेंचुअली आपको एक बड़ा सा मॉडल मिल जाता है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, यहां पर भी कॉन्सेप्ट सिमिलर होगा। यहां पे भी हम छोटे छोटे मॉडल्स को स्टेज वाइज मैनर में ऐड करेंगे और फिर एक बड़ा मॉडल बनाएंगे। और हर बार जब हम एक नया मॉडल लेके आएंगे हम उसको ये बताएंगे कि पिछले मॉडल ने क्या गलतियां की। ठीक है, और फिर इस मॉडल का काम होगा पिछले वाले मॉडल की गलतियों को सॉल्व करना या उससे बचना। ठीक है, तो अब मैंने क्या प्लान किया है कि मैं एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट लूंगा, वही सेम डेटा सेट जिसके ऊपर हम हमेशा काम करते हैं। स्टूडेंट्स का डेटा है, आईक्यू सीजीपीए इनपुट है, सैलरी कितने लैक्स पर एनम का होगा वो हमारा आउटपुट है। हमें इस डेटा के ऊपर ग्रेडियंट बूस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने क्या प्लान किया है कि सिंस ये डेटा सेट एक टॉय डेटा सेट है, मैंने खुद से क्रिएट किया इसको अभी, तो मैं यहां पर 3 बेस मॉडल्स यूज करूंगा। आई विल यूज 3 बेस मॉडल्स, मॉडल 1, 2 एंड 3। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट सिंस मुझे आपको बस समझाना है उसके लिए 3 मॉडल्स सफिशिएंट रहेंगे। सो मेरा जो ओवरऑल मॉडल बनेगा वो इन 3 मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट बूस्ट अप्लाई करना इस डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको मॉडल 1 बनाना होता है, ऑब्वियसली, राइट। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग में अगर आप रिग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ग्रेडियंट बूस्टिंग में एक रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका जो पहला मॉडल होता है वो सिंपली आपका जो आउटपुट कॉलम है उसका मीन होता है, दैट्स इट। वो कोई मशीन लर्निंग मॉडल नहीं है। ये जो मॉडल 1 है ये कोई मशीन लर्निंग मॉडल नहीं है, ये कोई डिसीजन ट्री नहीं है, ये एसवीएम नहीं है, ये एक सिंपल लीफ है। एक्चुअली इसको डिसीजन ट्री का लीफ बोला जाता है। और ये लीफ का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल है, आपके आउटपुट कॉलम का मीन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट मॉडल है, अगर आप उसको ये ट्रेनिंग डेटा दो, कोई भी आईक्यू और सीजीपीए वैल्यू दो किसी भी स्टूडेंट का,
उसका आउटपुट हमेशा एक ही सिंगल नंबर होगा। हमारे केस में वो नंबर है 4.8। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 3 + 4 + 8 + 6 + 3 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 4.8। सो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे पहले मॉडल के हिसाब से, आप उसको कोई भी बच्चे का डेटा दो, आप बोल रहे हो कि उसका 10 CGPA है, उसका 120 IQ है, तो भी मेरा पहला मॉडल क्या बोलेगा, उसका सैलरी वुड बी 4.8। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा, जहां पे हम इसका मैथ्स डिस्कस करेंगे। बट इस पॉइंट पे ध्यान से सुन लेना, अगर आप ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज कर रहे हो फॉर अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, आपका फर्स्ट मॉडल इज जस्ट द मीन ऑफ योर आउटपुट कॉलम। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब एक नया कॉलम बना रहा हूं। यहां पे मैं यहां पर एक नया कॉलम बना रहा हूं और मैं इसका नाम रख रहा हूं प्रिडिक्शन 1। प्रिडिक्शन 1 कॉलम क्या है कि आपका जो पहला मॉडल है, उसमें जब आपने ये सारा इनपुट डेटा भेजा तो इसने क्या आउटपुट दिया। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को पहले मॉडल में भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट विल ऑलवेज बी 4.8। मैंने दूसरे स्टूडेंट का डेटा भेजा तो भी मेरा पहला मॉडल क्या करेगा, वो सिंपली मीन आपको रिटर्न करेगा 4.8। सो बेसिकली फॉर एवरी स्टूडेंट द आउटपुट ऑफ माई फर्स्ट मॉडल इज गोइंग टू बी 4.8। सिंपल है, दिस इज स्टेप 1, बस इतना ही करना है। ठीक है, सो गाइस हमारा पहला मॉडल तो बन गया। ठीक है, उसके प्रेडिक्शंस हमारे सामने हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम पता करेंगे कि हमारा ये जो फर्स्ट मॉडल था उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और परफॉर्मेंस कैसा है ये पता करने के लिए आपके पास एक लॉस फंक्शन होना चाहिए, जो कि आपको ये बताए कि आपका लॉस कितना हुआ, आपने गलती कितनी की। वही गलती आप अगले मॉडल को बताओगे। ठीक है, तो यहां पे हम जो लॉस फंक्शन यूज करते हैं वो होता है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। हम ये लॉस फंक्शन यूज करेंगे और इसको ग्रेडियंट डिसेंट में, ग्रेडियंट बूस्टिंग में इसको बोला जाता है सूडो रेजिडुअल। क्यों सूडो रेजिडुअल बोला जाता है, ये थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन का टर्मिनोलॉजी है। वहां पे अगर आपको याद होगा जो लॉस फंक्शन होता था वो होता था एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर, yi माइनस yi हैट का होल स्क्वायर। यहां पर इट इज एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, दैट इज वाई इसको सूडो रेजिडुअल बोला जाता है। ठीक है, यहां पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहां पे रेजिडुअल एज इन सूडो रेजिडुअल कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेज के लिए, और वो बहुत सिंपली क्या होगा, इन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन। सो अगर आप यहां पे देखो तो इट वुड बी माइनस 1.8, यहां पर इट वुड बी माइनस 0.8, यहां पे इट वुड बी 3.2, यहां पर इट वुड बी 1.2, यहां पर इट वुड बी माइनस 1.8। सो ये मेरी गलती है। ठीक है, यही गलतियां की है मेरे मॉडल ने इस डेटा के ऊपर, मेरे पहले मॉडल ने। अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से ये गलतियों को अगले मॉडल तक पहुंचाना है। अब गाइस यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। सो हमें क्या करना है, किसी तरीके से मॉडल 1 की जो गलतियां हैं इसको मॉडल 2 तक पहुंचाना है। तो यहां पे हम एक चीज करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा जो मॉडल 2 होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, मॉडल 1 मीन था, मॉडल 2 और मॉडल 3। हमारा जो मॉडल 2 होगा वो एक डिसीजन ट्री होगा। ठीक है, जनरली आप डिसीजन ट्रीज ही यूज करते हो, बिकॉज ये प्रूवन है रिसर्च के थ्रू कि ग्रेडियंट बूस्टिंग में ट्रीज के थ्रू ही सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। आप कोई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा ट्रीज यूज होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ट्रीज के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल 2 होगा वो एक डिसीजन ट्री होगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम उस डिसीजन ट्री को कैसे ट्रेन करेंगे, ध्यान से सुनना। हम इनपुट में ये डेटा देंगे, ये डेटा हम इनपुट में देंगे। ठीक है, बट हमारा जो आउटपुट कॉलम है वो सैलरी नहीं होगा, वो रेजिडुअल 1 होगा। सो इन अ वे मैं अपना इनपुट देके गलती कितनी हुई है ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। हम अपने सेकेंड डिसीजन ट्री से ये नहीं पूछ रहे कि सैलरी कितनी हुई, हम उससे ये पूछ रहे हैं कि ये इनपुट देख के प्रिडिक्ट करने का ट्राई करो कि फर्स्ट वाला मॉडल कितनी गलती कर रहा है। सो इन अ वे मैं अपनी गलतियां यहां पे प्रिडिक्ट करवा रहा हूं। ठीक है, जितनी सही से ये गलतियां प्रिडिक्ट कर लेगा उतना इजी हो जाएगा हमारे लिए ओवरऑल इस सैलरी को कैलकुलेट करना। वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसलिए ध्यान से सुनना। मॉडल 2
एक डिसीजन ट्री है। मॉडल 1 सिर्फ एक मीन था, मॉडल 2 एक डिसीजन ट्री है जहां पे इनपुट में हम आईक्यू और सीजीपीए देंगे, बट आउटपुट में हम रेजिडुअल देंगे। इसका मतलब हम उससे ये नहीं प्रिडिक्ट करना चाहते कि स्टूडेंट का सैलरी कितना होगा, हम इस मॉडल 2 से ये प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं कि मॉडल 1 ने गलतियां कितनी की हैं या गलतियों का क्वांटिटी कितना है। ठीक है, और जितना एक्यूरेटली ये इस मॉडल की गलतियां पकड़ेगा उतना इजीली हम एक ऐसा मॉडल बना पाएंगे जो एग्जैक्टली सैलरी बता पाए। समझ में आ रहा है? मैंने ऑलरेडी ये डिसीजन ट्री को ट्रेन कर रखा है अपनी मशीन पे। मैं आपको बताता हूँ वो डिसीजन ट्री कैसा दिखता है। गाइज, ये रहा वो डिसीजन ट्री। ये मैंने अपने लैपटॉप पे इस डेटा के ऊपर डिसीजन ट्री रिग्रेसर को चलाया और प्लॉट ट्री फंक्शन को जब कॉल किया तो मुझे एग्जैक्टली ये डिसीजन ट्री दिखाई दिया। दिस इज द डिसीजन ट्री, ठीक है, जो इस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लॉजिकल है। आप सबसे पहले चेक करोगे, अगर आपको एक नया स्टूडेंट मिलता है तो आप सबसे पहले चेक करोगे उसका आईक्यू 105 से ज्यादा है या कम है। मान लो हम इस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसका आईक्यू 105 से कम है तो आप इस साइड आ जाओगे, लेफ्ट सब ट्री में आ जाओगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका आईक्यू इज लेस देन इक्वल टू 95, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, तो आप यहाँ पे आ जाओगे -1.8 और ये देखो आपने एकदम सही रेजिडुअल को प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना रहा हूं। अब ये थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है बट आई गेस आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इन सारे स्टूडेंट्स को, ऑल्दो हमने इसी डेटा के ऊपर ट्रेन किया इस मॉडल को, बट हम फिर से क्या करेंगे, इसी डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करेंगे और इसी को हम बोलेंगे प्रिडिक्शन 2। सो बेसिकली प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल 2 ऑन माई डेटा। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट वाले को देखो तो प्रिडिक्शन आ रहा है -1.8। अगर आप सेकंड वाले को देखो 100 और 7, तो अगेन हम इस सब ट्री में आएंगे, इस तरफ जाएंगे और ये मेरा आउटपुट होगा -0.8, जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे 110, यहां आएंगे, क्या सीजीपीए लेस देन 7.5 है तो 3.2, तो यहां पे आ जाएगा 3.2, एकदम सेम। उसके बाद नेक्स्ट 129, इस बार हम इस साइड जाएंगे और यहां पे आ जाएगा 1.2, एकदम सेम। और फिर हम यहां आएंगे 80 और वहां पे आ जाएगा -1.8। सो सिंस ये डेटा इतना कम था कि आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि ओवरफिटिंग जैसा कुछ हो रहा है, बट एनीवेज इस पॉइंट पे मेरे पास मेरे दोनों मॉडल्स रेडी हैं, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। ठीक है, और मेरे पास ये पूरी चीज बाकी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ दो ही मॉडल्स का बूस्टिंग होता, दो ही मॉडल्स का ग्रेडियंट बूस्टिंग होता, तो आप प्रिडिक्शन कैसे करते। ठीक है, प्रिडिक्शन करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। किसी भी स्टूडेंट का प्रिडिक्शन अगर आपको करना है कि उसका पैकेज कितने का होगा, तो आप सिंपली क्या करते, मॉडल 1 का जो आउटपुट है, ठीक है, उसमें प्लस कर देते मॉडल 2 का जो भी आउटपुट है। बहुत सिंपल है, दैट्स इट, आपको बस इतना ही करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट स्टूडेंट है, इसका आईक्यू इज 90, सीजीपीए इज 8। इसके लिए हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इसका एलपीए एज एन पैकेज अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल 1 प्लस मॉडल 2 कितना होगा। अगर हमारे पास दो मॉडल्स का ग्रेडियंट बूस्टिंग होता तो आउटपुट क्या होगा। बहुत सिंपल है, मॉडल 1 के हिसाब से स्टूडेंट का सीजीपीए और आईक्यू कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट विल ऑलवेज बी 4.8, पता है हमें। और मॉडल 2 के हिसाब से इस स्टूडेंट का आउटपुट इज -1.8, सो हम यहां पे लिखेंगे -1.8। सो इसका सैलरी होना चाहिए 3 और एक्चुअल सैलरी भी देखो स्टूडेंट का 3 है। सेकंड स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, 100 और 7। अगेन M1 का वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, आईक्यू सीजीपीए क्या है, हमेशा 4.8 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडल 2 इस स्टूडेंट का -0.8 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं -0.8 करूंगा, इस स्टूडेंट का आ रहा है 4 LP, जो कि अगेन एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए था। अब ये देख करके खुशी हो सकती है, बट अगर आपने इनफ मशीन लर्निंग पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रही है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग, आपका आउटपुट एग्जैक्टली वही आ रहा है जो डेटा में है। सो कल को जब नया डेटा आएगा जो इस मॉडल ने नहीं देखा है, तब आपका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग रेट। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिडिक्शन होता है उसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते हैं M1 प्लस M2। इंस्टेड हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं, मैं लिखता हूं
M1 प्लस लर्निंग रेट टाइम्स M2 का आउटपुट, मतलब M2 एज जो मॉडल 2 का आउटपुट है, ये सब इसमें आप एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हो। जनरली ये लर्निंग रेट 0.1 रखा जाता है, 0 से 1 के बीच में होता है। अभी आपने कुछ भी नहीं रखा था तब वहां पे 1 था, ठीक है। जनरली आप इसको 0.1 रखते हो, ठीक है। जैसे आप 0.1 रखोगे, अब एक बार प्रेडिक्शन करते हैं पहले स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट का। जैसे आप फर्स्ट स्टूडेंट का करोगे तो मॉडल 1 का आउटपुट विल ऑलवेज बी 4.8, ओके। मॉडल 2 के हिसाब से फर्स्ट स्टूडेंट का आउटपुट कितना है, -1.8। इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.18, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ आएगा 4.7 समथिंग, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है उसके खुद के आउटपुट से, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली ये सही नहीं है तो इसलिए आप क्या करोगे, और मॉडल्स इस तरीके से ऐड करते जाओगे, और जब आप खूब सारे मॉडल्स ऐड कर लोगे यू वुड सी कि ये नंबर 4.7 से घट घट के 3 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट समझो। ये हम इसलिए लेते हैं सो दैट ओवरफिटिंग ना हो। जब हमने ये नहीं लिया था, हमारा मॉडल एज इट इज सही प्रेडिक्शंस दे रहा था डेटा में जो स्टूडेंट्स थे उनके बारे में, बट उससे प्रॉब्लम क्या होता कि नया स्टूडेंट आता तो गड़बड़ होता। इसीलिए ग्रेडियंट बूस्टिंग में आप क्या करते हो कि हर सबसीक्वेंट मॉडल का जो आउटपुट है उसको लर्निंग रेट के फैक्टर से रिड्यूस कर देते हो और आप सही डायरेक्शन में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, ठीक है। 1 के बदले 0.1 करने से आपका स्टेप छोटा हो रहा है टुवर्ड्स सही डायरेक्शन, ठीक है। अगर अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ठीक से, मैं अभी एक और मॉडल बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। उसके पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं इस पूरे व्हाइट बोर्ड को रब करके थोड़ा क्लियरली इस डेटा को लिखता हूं सो दैट हमें आगे और अगले स्टेप में प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, जितना भी काम हमने अभी तक किया था मैंने उसको बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। ये रहा हमारा डेटा सेट। हमें 3 मॉडल्स बनाने थे, उसमें से पहला मॉडल बहुत इजी था, सिंपली एक नंबर आउटपुट दे रहा था। हमारा जो सेकंड मॉडल है वो एक डिसीजन ट्री है जो इस लॉजिक के बेसिस पे आउटपुट देता है, और हमें मॉडल 3 बनाना अभी बाकी है, ठीक है। सो इस स्टेप तक, मॉडल 2 तक अगर आपसे कोई प्रिडिक्शन मांगे तो उसका फॉर्मूला ये था, मॉडल 1 का आउटपुट प्लस 0.1 जो हमारा लर्निंग रेट है मल्टीप्लाइड बाय मॉडल 2 का जो भी आउटपुट है, यही हमारा प्रिडिक्शन होगा स्टेज 2 पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मॉडल 3 बनाना है। बट मॉडल 3 बनाने के पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारा मॉडल 2 तक का प्रिडिक्शन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। और उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम रेजिडुअल कैलकुलेट करेंगे, सूडो रेजिडुअल कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला था एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। एक्चुअल क्या है, आपका सैलरी या एलपीए वाला कॉलम, ठीक है। और प्रिडिक्टेड क्या है, सेकंड स्टेज के बाद ये। तो इसका मतलब अगर आपको पता करना है कि रेजिडुअल 2 क्या होगा, अगर आपको पता करना है कि रेजिडुअल 2 क्या होगा, मतलब सेकंड मॉडल की गलतियां क्या हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी स्टूडेंट आपको उसका एक्चुअल सैलरी लिखना पड़ेगा जो कि पहले स्टूडेंट के लिए 3 है, और माइनस ये लिखना पड़ेगा, ये क्या है, मॉडल 1 का आउटपुट 4.8 प्लस 0.1 टाइम्स मॉडल 2 का आउटपुट जो कि है -1.8। सो यहां पे आ जाएगा -1.8, ठीक है। सो जब ये कैलकुलेशन आप करोगे आपका आउटपुट आएगा -1.62, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, आप इसको एक बार करके देख सकते हो। ये -0.18 हो जाएगा, इसको आप 4.8 से सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर 3 को अराउंड 4.7 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1.62 आएगा। ये सेम काम आपको बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए करना है, और वही अभी तक आपके स्टेज 2 के मॉडल की गलतियां होंगी। तो मैं एक काम करता हूं, वीडियो पॉज करके ये सारे कैलकुलेशंस यहां पे फिल कर देता हूं। सो गाइस, ये मैंने लिख दिया है, ये रहा हमारा रेजिडुअल 2, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज डायरेक्टली देख सकते हो कि रेजिडुअल 1 से रेजिडुअल 2 का वैल्यू कम है। सी, रेजिडुअल हमेशा कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि रेजिडुअल क्या है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। जब ये 0 होगा इसका मतलब आपका मॉडल एग्जैक्टली वही प्रिडिक्ट कर रहा है जो एक्चुअल वैल्यू है, राइट। तो हमें आइडियल केस में रेजिडुअल का वैल्यू 0 चाहिए। तो आप नोटिस करोगे कि जितने मॉडल्स आप ऐड करते जाओगे आपका जो रेजिडुअल है वो 0 की तरफ बढ़ेगा। जैसे यहां पर देखो -1.8 है, सेकेंड मॉडल के ऐड करने के बाद वो -1.62 हो गया, टुवर्ड्स 0 गया। -0.8 है, -0.72 गया, 3.2 है, 2.88 गया, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और आपको यही करना है, आपको ज्यादा मॉडल्स ऐड करके
इवेंचुअली रेजिडुअल को जीरो के पास पहुंचाना है, और जीरो के पास अगर रेजिडुअल है इसका मतलब एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, इसका मतलब आपका मॉडल एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर रहा है। ठीक है, अब टाइम आ गया है मॉडल 3 बनाने का। मॉडल 3 भी एक डिसीजन ट्री ही होगा, और आई गेस आप समझ पा रहे हो कि इस डिसीजन ट्री के लिए इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। सो फिर से मैं आपको बताता हूं, मॉडल 3 एक डिसीजन ट्री होगा, और इस डिसीजन ट्री के लिए इनपुट फिर से आपके आईक्यू और सीजीपीए वाले कॉलम्स ही होंगे, बट इस बार आपका आउटपुट कॉलम होगा रेजिडुअल 2। सो इन अ वे मॉडल 3 क्या कर रहा है, वो अभी तक का जो कंबाइंड मॉडल है M1 प्लस M2 उसकी गलतियों को प्रिडिक्ट कर रहा है, और जितना क्लोजली वो इन दोनों की गलतियों को प्रिडिक्ट करेगा उतना क्लोज हम जा पाएंगे रियलिटी के। ठीक है, तो अब मैं फिर से क्या करूंगा, एक डिसीजन ट्री को अपने लैपटॉप पे ट्रेन करता हूं इस डेटा के ऊपर, और उसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं कि वो डिसीजन ट्री क्या बोल रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग आगे काम करेंगे। सो गाइज ये रहा हमारा मॉडल 3। ठीक है, अगेन मैंने लैपटॉप पे चलाया, एंड सिंस डेटा बहुत कम है यू कैन सी आपका मॉडल 2 जो डिसीजन ट्री है और मॉडल 3 जो डिसीजन ट्री है ये ऑलमोस्ट सेम है, बस आपके जो लीफ नोड्स का वैल्यू है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो अब हम फिर से स्टेप्स को रिपीट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने प्रेडिक्शन 2 निकाला था, सिमिलरली हम हर स्टूडेंट के लिए प्रेडिक्शन 3 कैलकुलेट करेंगे। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेडिक्शन 3। ओके, और प्रेडिक्शन 3 आपको आई गेस समझ में आ भी रहा है, एग्जैक्टली वही होगा जो रेजिडुअल 2 है, बिकॉज डेटा बहुत छोटा है तो हमारा डिसीजन ट्री एकदम सही वैल्यूज निकाल पा रहा है। आप देख सकते हो 90 और 8 है, लेस देन 105 है, आप यहां घुसोगे और आप यहां घुसोगे और आपको यहां पे मिल जाएगा -1.62। एक और देख लेते हैं, 100 और 7 है, तो आप फिर से यहां घुसोगे और आप यहां चले जाओगे, सो आपका ये आ जाएगा 0.72। इस तरीके से आप अगले 3 भी देख सकते हो, बट आपका जो प्रेडिक्शन है वो यही रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका प्रेडिक्शन ऑफ मॉडल 3। ठीक है, अब इस स्टेप में अगर आपके पास एक और मॉडल होता, मॉडल 4, तो आप उसके लिए फिर से रेजिडुअल 3 भी निकालते, क्योंकि फिर से मॉडल 4 जो होता उसको आप ट्रेन किस पे करते, आईक्यू सीजीपी एज इनपुट और रेजिडुअल 3 एज आउटपुट के ऊपर आप ट्रेन करते। बट सिंस हमारे पास 3 ही मॉडल्स हमें बनाने हैं, चौथा मॉडल नहीं बनाना है, तो दैट्स इट, हमारा आउटपुट इज रेडी। अब इस पॉइंट पे अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो आपके प्रिडिक्शन का फॉर्मूला ये होगा, मैं आपको लिख के बताता हूं, y प्रेड इज इक्वल टू मॉडल 1 का जो आउटपुट है प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय मॉडल 2 का जो आउटपुट है प्लस 0.1 टाइम्स मॉडल 3 का जो आउटपुट है। अगर एक और मॉडल होता तो प्लस 0.1 मॉडल 4 का जो आउटपुट है। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका लर्निंग रेट सभी मॉडल्स के लिए सेम रहेगा मॉडल 2 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, प्रिडिक्शन करके देखते हैं। मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए है 6.5, और पहले आईक्यू बताते हैं, आईक्यू है मान लो 60 और सीजीपीए है 4.9। हमें पता करना है कि इस स्टूडेंट का पैकेज कितना का लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मॉडल 1 का आउटपुट लेना है जो कि कितना हो जाएगा 4.8, फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्टूडेंट है। मॉडल 2 का आउटपुट हम इस डिसीजन ट्री से पूछेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे आईक्यू का वैल्यू कितना है, 105 से कम या ज्यादा। कम है तो आप यहां पे आ जाओगे, क्या 95 से भी कम है तो आप यहां पे आ जाओगे, तो दिस वुड बी -0.18, आउटपुट ये रहेगा। ठीक है, अब मॉडल 3 से हम पूछेंगे, मॉडल 3 में भी सेम है, 60 से कम, 95 से कम, -1.62, तो यहां पे आउटपुट आ जाएगा एक्चुअली ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, 0.162। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। 4.8 से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस वुड बी 4.62, और उसमें से फिर 16 हटा दोगे तो कुछ आएगा, आई एम नॉट श्योर, 4.5 के अराउंड आएगा, और आपका आउटपुट हो जाएगा रफली 4.5। अब ऑब्वियसली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं था, बट दैट इज हाउ ग्रेडियंट बूस्टिंग वर्क्स। ठीक है, आप स्टेज वाइज एडिशन करते हो मॉडल्स का, और इवेंचुअली जब आपको प्रिडिक्शन करना होता है तो आप हर मॉडल के आउटपुट को जोड़ देते हो विद अ लर्निंग रेट। ठीक है, और बाकी का पूरा प्रोसीजर आई गेस आपको समझ में आ ही चुका। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, इस पूरी चीज का आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन दूंगा, एज इन ग्राफ्स प्लॉट करके मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि ये एल्गोरिथम कैसे कन्वर्ज करता है रिजल्ट की तरफ। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। सो गाइस ये रहा वो कोड मैंने पहले से लिख रखा है, मैं बस आपको एक वॉक थ्रू दूंगा। सो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली हैं,
और यहाँ पे मैंने खुद से एक डेटा सेट जनरेट किया है एक्स और वाई बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। थोड़ा सा रैंडमनेस मैंने ऐड किया है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा कैसा दिखता है। पैंडास को इम्पोर्ट किया और ये जो डेटा था इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और ये रहा मेरा डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम में 100 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो बेसिकली एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, ठीक है। और मैंने ये स्कैटर प्लॉट प्लॉट किया है। ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। अब हमें इसके ऊपर ग्रेडियंट बूस्ट अप्लाई करना है। सो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि स्टेप 1 में आप क्या करते हो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया। यहाँ पर भी मैं 3 मॉडल्स बनाऊंगा और आपको पता है कि जो पहला मॉडल होता है वो बेसिकली मीन होता है आपके आउटपुट कॉलम का। तो मैंने वही किया, मैंने एक नया कॉलम बनाया प्रेड 1 बोल के, विच इज बेसिकली वाई का मीन, ठीक है। और अब जब मैंने डीएफ को रन किया, यू कैन सी दिस इज द मीन 0.26, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब मैं पता करूंगा मेरे पहले मॉडल का रेजिडुअल कितना है। कैसे निकालेंगे, वाई में से प्रेड 1 को माइनस कर देंगे और ये रहा उसका आउटपुट। यू कैन सी दिस इज रेजिडुअल 1। अब आपको पता है, अब आप एक डिसीजन ट्री को पकड़ोगे, उसको x एज इनपुट दोगे और रेजिडुअल 1 एज आउटपुट दोगे, ठीक है। वही मैंने किया है। अच्छा, बाय द वे उसके पहले मैंने ये प्लॉट किया है। सो ये मेरा डेटा है ब्लू कलर में और करेंटली जो मेरा M1 मॉडल है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने एक डिसीजन ट्री रिग्रेसर लिया और यहाँ पर मैंने ट्री 1 बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे मैंने मैक्स लीफ नोड्स 8 किया है, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि आप जब ग्रेडियंट बूस्टिंग करते हो तो आप एडाबूस्ट की तरह डिसीजन स्टम्प्स यूज ना करके थोड़े से बड़े डिसीजन ट्रीज यूज करते हो जिनका मैक्स लीफ नोड्स या तो 8 से 32 के बीच में होता है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे सिंस डेटा सेट थोड़ा छोटा है तो मैंने 8 ले लिया है, बट आप 8 से 32 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। ये प्रूवन है। ये जिन भी लोगों ने ये एल्गोरिदम बनाया है उन लोगों ने रिसर्च कंडक्ट करके प्रूव किया है कि 8 से 32 के बीच में सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। अब मैंने ट्री 1 को फिट किया है। यहाँ पे मैंने x दिया और यहाँ पे रेजिडुअल 1 दिया और ये मेरा मॉडल को मैंने ट्रेन कर दिया। दिस इज मॉडल 2 और ये एक ट्री है। इसको प्लॉट करने पे यू कैन सी दिस इज द ट्री, ठीक है। हमने जो व्हाइट बोर्ड पे किया था उसमें वो छोटा ट्री था बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 5 कॉलम्स थे, 5 रोज थे। यहाँ पे 100 रोज है इसलिए थोड़ा बड़ा ट्री है। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट सेट जनरेट कर रहा हूँ इस रेंज में और वाइप्रेड कैलकुलेट कर रहा हूँ। वाइप्रेड कैसे निकल रहा है, पहले मॉडल का आउटपुट जो कि मीन है प्लस दूसरे मॉडल का आउटपुट, और वो कैसे निकाला जा रहा है, इस एक्स टेस्ट को एज इनपुट दिया जा रहा है ट्री 1 डॉट प्रिडिक्ट में और ये मेरा वाइप्रेड है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को प्लॉट कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ यू कैन सी कि अब ये रहा मेरा मॉडल का ओवरऑल प्रिडिक्शन, मॉडल 1 प्लस मॉडल 2 मिला करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आपने प्रिडिक्शन किया है तो आपने मॉडल 1 का आउटपुट प्लस मॉडल 2 का आउटपुट जोड़ा है। सो दिस इज द आउटपुट एंड यू कैन सी जब सिर्फ मॉडल 1 था तो ये हमारा आउटपुट था और अब जब मॉडल 2 आ गया तो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रेड 2 कैलकुलेट करेंगे। जब हमने व्हाइट बोर्ड में किया था तो ये ट्री का आउटपुट था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल प्रिडिक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज का प्लस सेकेंड स्टेज का, ठीक है। दोनों चीजें कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। और ये रहा मेरा डीएफ, ठीक है। अब मैं रेजिडुअल 2 कैलकुलेट करूंगा जो सिंपली y माइनस प्रेड 2 होगा, ओके। और यही रेजिडुअल 2 सेकेंड डिसीजन ट्री में जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये रहा रेजिडुअल 2। अब मैं एक सेकेंड डिसीजन ट्री ट्रेन करूंगा जहां पे इनपुट x होगा, आउटपुट रेजिडुअल 2 होगा, ये वाला कॉलम, ठीक है। वही किया मैंने यहाँ पे, फिर से मैक्स लीफ नोड्स 8 लिए हैं, मॉडल को ट्रेन किया है, फिर से वाइप्रेड कैलकुलेट किया है। इस बार जो वाइप्रेड है वो 0.26 है प्लस ट्री 1 का प्रिडिक्शन प्लस ट्री 2 का प्रिडिक्शन। यहाँ पे मैंने लर्निंग रेट 0.1 के बदले आई हैव जस्ट केप्ट इट एज 1, ठीक है। बट आप 0.1 करके भी देख सकते हो, थोड़ा और ये रहेगा, टाइम लेगा कन्वर्ज करने में। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी थोड़े से चेंजेस आए हैं। अगर आप इसको कंपेयर करो, जैसे कि ये वाला पार्ट देखो जो थोड़ा फ्लैट है, इस केस में वहां पर और थोड़े कट्स आए हैं। सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट्स में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़े से चेंजेस आए हैं। ये देखो इन वाले पार्ट्स में कुछ भी नहीं पहुंच रहा था हमारे मॉडल का, यहाँ पर यू कैन सी और ज्यादा फिट कर रहा है उस चीज के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया जहां पे आप बता सकते हो कि आपको कितने मॉडल्स को ट्रेन करना है,
ठीक है, अब इसका कोड आप देख लेना। इट्स बेसिकली अ कोड विच यूजेस रिकर्शन, ग्रेडियंट बूस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट बूस्ट फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने रिकर्शन यूज किया है। और अब मैंने बोला कि मुझे 5 मॉडल्स बना के दो, और जब मैंने 5 मॉडल्स बनाया तो ये मेरा आउटपुट था गाइस। एंड यू वुड सी कि सबसे पहला थोड़ा सा उतना अच्छे से फिट नहीं कर रहा था, फिर उसका अगला वाला अच्छे से फिट करने लग गया, उसके बाद और ज्यादा अच्छे से फिट करने लग गया, और फिर ग्रेजुअली ओवर फिटिंग होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस जगह पे इस फंक्शन में लर्निंग रेट वगैरह कंट्रोल करके देख सकते हो कि आउटपुट क्या आएगा। सो या गाइस, दिस इज द कोड, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो। अब एक दो डिस्कशंस और बाकी हैं, वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सो गाइस, हमने बहुत डिटेल में देखा कि ग्रेडियंट बूस्ट कैसे काम करता है रिग्रेशन सिनेरियो में। अब वीडियो खत्म करने के पहले 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इन पॉइंट्स को मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं एडा बूस्ट वर्सेस ग्रेडियंट बूस्ट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो पहला जो डिफरेंस है, अगर आपने एडा बूस्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पर आप डिसीजन स्टम्प्स यूज करते हो। डिसीजन स्टम्प्स क्या होते हैं? एक ऐसा डिसीजन ट्री जिसका मैक्स डेप्थ 1 होता है, लाइक दिस। बट ग्रेडियंट बूस्टिंग में आप ऐसे डिसीजन ट्रीज यूज करते हो जिसका मैक्स लीफ नोड्स 8 से लेके 32 तक होता है। जहां पे यहाँ पे मैक्सिमम लीफ नोड्स 2 है, वहीं आपका ग्रेडियंट बूस्टिंग में जो मैक्सिमम लीफ नोड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे लीव्स जो होते हैं वो 8 से लेके 32 तक होते हैं। अगर आपका डेटा सेट छोटा है तो आप 8 यूज करोगे, अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है तो आप 32 यूज करोगे, बट आप डिसीजन स्टम्प्स यूज नहीं करते। ये पहला बड़ा डिफरेंस है। दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है कि आप जब एडा बूस्ट में अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन करते हो तो M1, M2 इस तरीके से आपके मॉडल्स होते हैं। हर मॉडल को एक वेट मिलता है, W1, W2, W3, और ये वेट अलग अलग होता है, और ये वेट ये बताता है कि कौन सा मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉडल कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर एज यहाँ पे आप लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, और लर्निंग रेट जो होता है वो हर मॉडल के लिए सेम होता है। M1 के लिए भी सेम होगा, L2 के लिए भी सेम होगा, सभी के लिए लर्निंग रेट शुड बी सेम, लर्निंग रेट अलग नहीं होगा। सो जब आप लर्निंग रेट को 0.1 से मान लो 0.2 कर रहे हो तो वो सारे मॉडल्स को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मुझे अलग से डिस्कस करने थे बिकॉज यहाँ पे गलती हो सकती है। अब हमने इस पूरे एल्गोरिथम का इंट्यूशन तो देख लिया रिग्रेशन सिनेरियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि मैं आपको इसके पीछे का मैथ समझाऊंगा कि ये एल्गोरिथम इस तरीके से क्यों बिहेव करता है, यही तरीका क्यों है ग्रेडियंट बूस्ट करने का। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके सब्सीक्वेंट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन सिनेरियो में ग्रेडियंट बूस्टिंग को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।